यूट्यूब चैनल गेट मैकेनिकल। Here I provide you lectures of related to GATE exam like SOM, जिसे हम जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, FM हो गया जिसे हम फ्लूइड मशीनरी बोलते हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, वाइब्रेशन हो गया, वाइब्रेशन इंजीनियर हो गया, और फ्लूइड हो गया, FM हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, वाइब्रेशन इंजीनियरिंग और इंजीनियर मैकेनिक्स हो गया ऐसे ही, और प्रोडक्शन हो गया वगैरह वगैरह। ये सब हमारा जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल, इसमें हमें पढ़ते हैं गेट में। तो सबसे पहले गेट में हम शुरुआत करेंगे सोम सब्जेक्ट से, क्योंकि सोम जो काफ़ी लेंथी भी है और सबको लगता है ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, टफेस्ट सब्जेक्ट है मैकेनिकल का। बट मैं आपको इस तरह से इस लेक्चर को प्रोवाइड करूँगा कि आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो शुरुआत हम सोम से करेंगे। तो सोम को समझने से पहले आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि सोम होता क्या है एक्चुअली। तो सोम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सोम का मतलब क्या होता है, सोम में हम स्टडी किसकी करते हैं। तो सोम का जनरली मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सोम का मतलब होता है। तो एक्चुअल मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होता क्या है कि किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ होती क्या है। एक्चुअल में स्ट्रेंथ एक तरह का, हम लोग इसको गलत मतलब देते हैं कि भाई इसमें पावर है, इसमें स्ट्रेंथ है, तो वो उसको समझता है कि ये टूटेगा नहीं, जल्दी यूँ नहीं होगा, ये नहीं टूटेगा, नहीं चलता रहेगा हमेशा, वो चीज़ समझते हैं। पर एक्चुअल में स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को कितनी टाइम के लिए हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ कितनी देर तक चलेगी, कोई भी अगर देखता है स्ट्रेंथ को जनरली टाइम से देखता है कि भाई ये इसकी गारंटी 5 है तो ये 5 साल तक चलेगा ही चलेगा, ये 5 साल से पहले ख़त्म नहीं होगा। तो ये जनरली एक तरह की स्ट्रेंथ हो गई, इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि इसकी और कैपेसिटी है कि भाई ये 5 साल तक चलेगा। तो वैसे ही एक मटेरियल की भी कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसे हम सोम में पढ़ते हैं, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं इसे, मैं आपको बताता हूँ, इसे हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से जानते हैं। इसे हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो जनरली हम इसमें स्टडी करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्यों नाम दिया, जनरली मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स एक तरह से डिफरेंट टाइप से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो हम सॉलिड का मैकेनिक्स जो भी देखते हैं, इसमें जनरली सॉलिड में जैसे अगर हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, चाहे रबर ले लो, उसको दबाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में छोटा हो जाएगा, इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगा, और हम घिसते हैं तो घिंचा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें शो करता है मटेरियल में कि इसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो एक बार खींचने पर ही ब्रेक हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। तो वो भी एक तरह का प्लास्टिक, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है। यह है कि एक लिमिट होती है कि इतने टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा, इतने टाइम के बाद ये ब्रेक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो शुरुआत हम सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से करते हैं, जिसे हम सोम बोलते हैं, सोम। तो सोम में हम जनरली पहले बात कर लेते हैं मैकेनिक्स, कि मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स डिफरेंट टाइप की तीन तरीके से पढ़ते हैं मैकेनिक्स को।
एक होता है रिजिड बॉडी के लिए, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब होता है कि कठोरतम बॉडी। हालांकि एक्चुअल में आप देखोगे तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो 100% कठोर हो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है डिफॉर्म। फिर भी हम उसे ऐसे उसको नेग्लेजिबल कंटेंट करके उसको रिजिड बॉडी मान लेते हैं। जैसे हम पिस्टन में देखते होंगे, पिस्टन कहने को तो रिजिड बॉडी है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन हो ही जाता है। फिर भी हम इसे एक तरह से रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। रियल लाइफ में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो रिजिड बॉडी हो, ये आपको मैं बाद में समझा दूंगा। तो रिजिड बॉडी आपको समझ में आ गया होगा रिजिड बॉडी होती क्या है, कि जो अपनी पोजीशन से हटे ना। जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पर आप कितना ही दम लगाओ, कितना ही प्रेशर लगाओ या कितना ही फोर्स लगाओ, तो ये जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये होती है रिजिड बॉडी। तो मैकेनिक्स में हम एक तो 3 टाइप से मैकेनिक्स होती है। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसे जनरली हम सोम के नाम से जानते हैं, कि हम जो भी रिजिड बॉडी से रिलेटेड मैकेनिक्स होते हैं ना, तो नहीं सॉरी सोम से नहीं, रिजिड बॉडी में जनरली हम इसमें स्टडी करते हैं ये इंजीनियर मैकेनिक्स से। इंजीनियर मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, उसमें केवल भारी फोर्स से रिलेटेड एक्सटर्नल फोर्स जो भी होता है उसकी स्टडी होती है। और एक होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी कि कोई बॉडी किस तरीके से डिफॉर्म हो रही है, जैसे मैंने आपको रबर का एग्जांपल दिया, ऐसे ही हीरा भी होता है। आपको लगता नहीं होगा हीरा है, लेकिन हीरा भी होता है। और ऐसे ही हर चीज़ होती है। और सबसे ज़्यादा रबर को तो आपको पता नहीं लगा कि आप दबाते हैं तो दब जाता है। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब ये होता है कि नॉर्मली आप इसकी मैं आपको डेफिनेशन सही बता दूंगा, ये आप बाद में समझेंगे। अभी तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझा लेते हैं कि हम मैकेनिक्स में हम पढ़ रहे थे कि रिजिड बॉडी में जनरली हम इंजीनियर मैकेनिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल में इंजीनियर मैकेनिक्स, वो हम इसकी स्टडी करेंगे रिजिड बॉडी की। सेकंड आती है डिफॉर्मेबल बॉडी, ये हम पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में। में जो भी हम स्टडी करेंगे जिस बॉडी की, वो होगी डिफॉर्मेबल बॉडी। और तीसरी आती है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। इसकी स्टडी हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आपको तो ये लगता होगा कि फ्लूइड जनरली हम पानी मानते हैं या कोई पेट्रोल मानते हैं या कुछ भी लिक्विड होगी उस चीज़ को मानते हैं, हम फ्लूइड मानते हैं। बट जनरली फ्लूइड का मतलब ये नहीं होता है। फ्लूइड का मतलब फ्लूइड हर वो चीज़ होगी जिसमें बहने की क्षमता होगी, जो बह सकता हो या तैर सकता हो, जैसे पानी की तरह बहना वगैरह। तो फ्लूइड कौन सी सॉलिड बह नहीं सकता, इसलिए वो फ्लूइड नहीं कहलाएगा। लिक्विड बह सकता है, जो लिक्विड है अपना वो बह सकता है, इसलिए वो एक तरह का फ्लूइड है। इसी प्रकार गैस भी एक बह सकती है, इसलिए वो भी फ्लूइड की गिनती में आती है। तो आपको ये समझना होगा कि फ्लूइड का मतलब जो चीज़ें बह सकती है, हर वो चीज़ जो बह सकती है वो हमारा फ्लूइड होगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। तो ये चीज़ें हमने इस चीज़ में पढ़ ली है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और समझनी होती है कि हम पढ़ रहे हैं तो आपको इसका डेफिनेशन भी बताता हूँ कि डिफॉर्मेशन बॉडी होती क्या है, इसको भी समझना ज़रूरी है। आपको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में भी समझाऊँगा और नॉर्मल बेसिक में भी समझाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हमने शुरुआत करी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी होती क्या है, ये चीज़ हमें समझनी है। क्योंकि अगर हमने इस चीज़ का बेसिक क्लियर नहीं करा तो हमें आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा
हम यही करते हैं हर बार कि हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, तो हमें फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी होती क्या है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप डिफॉर्मेबल बॉडी को क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ जिसे हम दबा देंगे और वो दब जाएगी और वैसी ही हालत में हो जाएगी, वो डिफॉर्मेबल बॉडी होती है? नहीं। डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी होती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि लाइक ये लोहे की कोई ईंट है या कुछ भी मान लो, कि लोहे की मान लो या कुछ भी मान लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ डिफॉर्म कब होगी, ये भी तो ज़रूरी है ना। आप सोच रहे हो कि हम इधर से लगाएंगे फोर्स तो ये डिफॉर्म होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिफॉर्मेशन कंडीशन के लिए होती है कि जो आपका जो एफ नेट फोर्स हो वो 0 हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब मोमेंट लगता हो तो मोमेंट जो एम नेट होता है वो 0 होता है। तो आपको एफ नेट यानी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है। तो इसका मैं आपको जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि एफ नेट का मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी चीज़ को, जैसे आप ये हो, अगर आप इसमें 5 मेगापास्कल 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये चीज़ आगे जा रही है, तो क्या ये बॉडी डिफॉर्म होगी? नहीं ना, ये बॉडी डिफॉर्म होगी। यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा, मान लो यहाँ पे 0 न्यूटन का लग रहा है, तो ये बॉडी आगे जाएगी, ना कि डिफॉर्म होगी। ये बॉडी मोशन करेगी। अगर यही बात अगर बंदा इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से भी कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूसरा बंदा, तो इसको और इसकी वजह से ना बॉडी मूव नहीं करेगी, मोशन नहीं करेगी, और ये बॉडी प्रॉपर तरीके से अपने आप को सिकुड़ने लगेगी। तो यही चीज़ होती है कि एफ नेट, इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। इक्वल और अपोजिट फोर्स जब 0 होते हैं तभी वो बॉडी डिफॉर्म होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यही चीज़ हम 100 में पढ़ेंगे कि डिफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि जो फोर्स है वो दोनों साइड में, जो जिस साइड में भी लग रहा हो वो प्रॉपर तरीके से 0 होना चाहिए, वरना बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगी, वो मोशन करेगी। दूसरा होता है मोमेंट। अब मोमेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा मोमेंट क्या होता है। जनरली हम एग्जांपल मान लें कि ये दीवार है और यहाँ कोई लोहे की, मान लो कि एक रोड हो, वो लगी हुई है और आप इसको जनरली घुमा रहे हो इस टाइप से, तो हाथों से घुमा रहे हो, तो ये रोड अगर अच्छे तरीके से लगी हो तो ये रोड घूमती नहीं है, ये बेंड हो जाती है, एक तरह से बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये घूम नहीं सकती है, तो घूम नहीं सकती तो ये सीधा जो भी फोर्स लग रहा है वो सब इसको बेंड में होना है। तो यही चीज़ होती है मोमेंट, कि जो बेंड होने लग जाता है ना दोनों साइड से। एक हाँ नहीं सॉरी एक चीज़ वो गलती बोल दी मैंने, कि आप ये जैसे बॉडी ये है, फिर से बताता हूँ मैं आपको कि ये जो बॉडी है, जैसे ये लोहे की रोड है, इसको हम या तो इस साइड में लगावे या इस साइड में लगा, तो या तो ये इस साइड यू होगी बॉडी अगर अच्छे से लगी होती, या यू इस साइड में यू जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बेंड है। तो ये चीज़ होती है मोमेंट। और इसमें अगर हम देखते अगर एक्चुअल में देखते हैं कि दीवार है, तो अगर यूँ भी मान लो कि एक बंदे ने इस साइड से धक्का दिया, दूसरा बंदा इस साइड से धक्का दे रहा है, नहीं सॉरी, तो आप जैसे कोई भी चीज़ को मोड़ते हैं तो दोनों, कोई भी चीज़ आपने जैसे लोहे की रोड ली और दोनों हाथ एक साइड से, एक हाथ इसमें रखा, एक हाथ इस पर रखा और मोड़ना चालू किया, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो दोनों साइड। जब तक बॉडी पर जैसे बॉडी है तो यहाँ पर भी आपने जिस टाइप का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन लगाया, तो ये कहीं ना कहीं दीवार भी इसको 5 न्यूटन अपोजिट साइड फोर्स दे ही रही होगी।
तभी ये बॉडी डिफॉर्म हुई, वरना होता तो ये निकल भी सकती थी। अगर 5 न्यूटन बराबर नहीं होता तो ये बॉडी, ये हो सकता था ये निकल उखड़ भी सकती थी, पर ये उखड़ी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसने कहीं ना कहीं इसको 5 न्यूटन फोर्स दिया है। तो ये होता है अपना एक मोमेंट। इसी प्रकार के टॉर्क भी आता है, वो मैं टॉर्क की बात कर रहा था। इस चीज़ की जो ये रोड घुमाते हैं ना, तो इसमें जो बेंड आता है वो इसी टॉर्क के कारण होता है कि जिसे हमने 5 न्यूटन का टॉर्क लगाया तो दीवार भी कहीं ना कहीं इसको 5 न्यूटन का अपोजिट साइड में टॉर्क दे रही है, तभी ये मोड़ पा रही है। तो ये चीज़ होती है अपने डिफॉर्मेशन बॉडी में। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपको जनरली एक बेसिक समझाने के लिए कर रखा है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि जनरली ये बेसिक चीज़ें हमें डिफॉर्मेशन समझ भी नहीं आता तो दिक्कत कर देते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जवाब दे देना, कमेंट में मैसेज कर देना कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा वो चीज़ अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया है आज। कितना टाइम हुआ? अब 16 मिनट हो गए। तो मैं कुछ और पढ़ा देता हूँ आपको। तो हमारा एक तो डिफॉर्मेशन हमको समझ में आ गया, डिफॉर्मेबल बॉडी होती क्या है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई। और दूसरा होता है रिजिड बॉडी। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ कि रिजिड बॉडी होता है। आपने जनरली पिस्टन तो देखा ही होगा पिक्चरों में या फिर एडवर्टाइज आता है ना, हीरो मोटर का जो भी है, तो उसमें इस टाइप का पिस्टन दिखाते हैं और ये घूमता रहता है। ये तो ये पिस्टन की जो बॉडी होती है वो बहुत रिजिड होती है। उसको हम कंसिडर करते हैं कि ऐसा डिफॉर्मेबल बॉडी। तो ये मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि डिफॉर्मेबल की कहीं डिफॉर्मेबल नहीं हो रहा है, होता है पर बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो इस टाइप की बॉडी को हम डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। और मैं आपको डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन इंजीनियर में कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं उसकी वो पॉइंट बता देते हैं। मैं डेफिनेशन लिखवा देते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बता रहे हैं कि 2 पॉइंट जिसके नहीं ये नहीं हो। तो वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि आपको मैंने ये चीज़ समझाई दी थी कि कोई बॉडी डिफॉर्मेशन होने के लिए मान लो ये 2 पॉइंट है, आप इधर से धक्का दें, इधर से धक्का दें, अगर ये डिफॉर्म होगी तो कहीं ना कहीं ये दोनों बिंदु पास में आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पोजीशन चेंज करें दोनों बिंदु। इसी प्रकार अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी होगी, तो कहीं ना कहीं ये कंप्रेस हो रहे होंगे, दब रहे होंगे, तभी ये पास में आए बिंदु। दूसरी अगर रिजिड बॉडी की बात करें कि ये पॉइंट, दोनों पॉइंट है और ये इनको दबा रहे, कितने दबा रहे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या होगी? रिजिड बॉडी। तो यही एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डेफिनेशन होती है रिजिड बॉडी की और डिफॉर्मेबल बॉडी। मैं आपको ये इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप लिख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लिखिए, रिजिड बॉडी इज़ अ आइडियलाइजेशन ऑफ सॉलिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज़ अ आइडियलाइजेशन मतलब आइडियलाइजेशन मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी रियल में रिजिड नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होती ही है। वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये रियल में हम इसको कंसीडर करते हैं कि ऐसा कि वो रिजिड बॉडी है, कम नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन मानकर। तो आप लिख लीजिए, पूरा डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूँगा। तो रिजिड बॉडी इज़ अ आइडियलाइजेशन ऑफ सॉलिड बॉडी इन विच A rigid body is an idealization of solid body in which deformation is neglected. या हम दूसरे वर्ड में कहें तो इन अदर वर्ड में अगर हम बोले तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 गिवन पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था ये 2 पॉइंट है, अगर ये चेंज होंगे तो ये डिफॉर्मेशन बॉडी होगी, अगर चेंज नहीं होंगे तो ये नॉन रिजिड बॉडी होगी।
तो हम रिजिड बॉडी की डेफिनेशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब कि रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब एक ही जगह रहेंगे और कोई चेंज नहीं होगा इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं फिर भी में और टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। तो वापस मैं बोल रहा हूँ उसकी डेफिनेशन कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी remains constant in time regardless of external force exerted। समझ में आ गई डेफिनेशन। तो दूसरी बारी आती है हमारे डिफॉर्मेबल बॉडी। ये क्या होती है, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको मैंने समझा तो दिया है, आपको लिखवा देता हूँ कि आप लिख लेना या आपको बुक में मिल जाएगी इस चीज़ की, पर मैं आपको उस चीज़ का बेसिक समझा रहा हूँ तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो वही है कि इफ़ रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गेटिंग चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स देन दैट बॉडी इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी। समझ में आ गया कि कोई भी पार्टिकल से एक डिस्टेंस पे लगे हुए नहीं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई चेंज नहीं होता, उस चीज़ को हम डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हम पहले तो ये समझेंगे कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जान लेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो चीज़ भी समझनी जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं तो इसकी में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जनरली हम तो जाओ तो इस सोम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम पढ़ेंगे हम सबसे पहले टॉपिक आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सेकंड जो टॉपिक है वो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जनरली लोगों को लगता है यार टफ है, से मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप इसको कहोगे कि यार सच में सर बहुत अच्छा लगा। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब समझोगे इसको तो आपको बेटर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये भी गेट के लिए बहुत एमपी है, ये भी गेट के लिए आईएमपी है। तीसरा फिर इसके बाद चौथा आता है अपना बेंडिंग स्ट्रेस, फिर शियर स्ट्रेस, फिर टॉर्जन, फिर कॉलम एंड स्ट्रट, फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फिर थिन सिलेंडर। ये चीज़ें हमारे जनरली एक सब्जेक्ट में आते हैं, गेट में आते हैं। गेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अब अदर इस एग्ज़ाम के अलावा, गेट के अलावा और भी एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के, तो आप इसको अगर कर लोगे ना तो आपको अदर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम शुरुआत ही करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। अगर आप सोचते हो कि मुझे तो ये समझना है कि मैं तो एसएफडी समझा दो, बीएमडी समझा दो, फिर कॉम्प्लेक्स समझा दो, या फिर डायरेक्ट ये कॉलम एंड स्ट्रेस समझा दो, तो ऐसे नहीं चलता। हमें कोई भी चीज़ समझनी होती है तो एक एक क्रम वाइज चलना पड़ता है, वरना अगर आप डायरेक्ट उसमें जाओगे तो आपको या तो कुछ समझ में नहीं आएगा या आप कहोगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ है ना कि सबसे पहले ज़रूरी होती है हम अपना बेसिक ढंग से क्लियर करें। बेसिक क्लियर होगा तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस समझने के लिए आपको ये वो वाला स्ट्रेस नहीं जो हमारे माइंड में लगता है कि अभी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, वगैरह वगैरह, वो चीज़ नहीं होती है। ये स्ट्रेस जो हम पढ़ते हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, कि एक तरह का वो भी है कि देखा जाए तो उस टाइप से भी कह सकते हैं जैसे हमारे कोई भारी टाइप का फोर्स लग रहा है, तो कोई अंदर से खुद को दिमाग में आ रहा है कि अब क्या कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी टाइप से मटेरियल भी कुछ इसी तरह का होता है
कि अगर किसी मटेरियल पे आप फोर्स लगाते हो तो पहले डिफॉर्मेशन बॉडी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब हम पढ़ रहे हैं सॉन्ग तो इसमें डिफॉर्मेशन बॉडी ही लेंगे और कोई बॉडी नहीं। तो डिफॉर्मेशन की शर्त है कि फिर फोर्स नेट जीरो होना चाहिए और मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। और तो डिफॉर्मेशन बॉडी तो फोर्स सेम होगा। इधर भी अगर पी लगता है तो इधर भी पी लगेगा, इधर एफ लगेगा तो एफ लगेगा। यहाँ 20 होगा, 20 न्यूटन लगेगा तो यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो ये डिफॉर्मेशन बॉडी होनी चाहिए। तो स्ट्रेस होता क्या है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बॉडी कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम बहुत दम लगाते हैं फिर भी ये कंप्रेस नहीं होती है। तो वो चीज़ क्या है जो उस चीज़ को रोक रही है? तो वही चीज़ होती है जो इस बॉडी को कंप्रेस होने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं वो इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स होगा उसी पी, जैसे पी लगा हुआ है तो ये भी पी ही होगा, कोई ना कोई उतने ही बराबर का फोर्स लग रहा है अंदर से उतने एरिया में उतने ही बराबर का फोर्स लग रहा है। इस वजह से वो बॉडी कंप्रेस नहीं हो पा रही। या उसको खींचोगे तो भी वो बॉडी कहीं ना कहीं वो इस टाइप का फोर्स लगा रही है कि उसको टेंसाइल नहीं होने देता है, खींचने नहीं देता है और पतला होने नहीं देता। तो ये कहीं ना कहीं फोर्स होता है। यही चीज़ जो फोर्स लगता है उस एरिया पर, इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो इसकी डेफिनेशन आप जनरली मान लो कि ये पी फोर्स लग रहा है तो पी के कारण कहीं ना कहीं ये इस एरिया में इसके अपोजिट साइड में पी लगेगा और इसके एरिया में ये अपोजिट साइड में पी लगेगा एक एरिया सेक्शन पे। तो इसकी डेफिनेशन, इसको स्ट्रेस जो है इसको डिनोट करेंगे हम सिग्मा से करते हैं। सिग्मा इसको जनरली हम डिनोट करते हैं। तो इसके बाहर में जो पी लग रहा है और अंदर का जो स्ट्रेस में एफ लग रहा है, दोनों सेम तो पी इज इक्वल टू एफ होता ही है, सेम हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सिग्मा हम जो लिखते हैं स्ट्रेस जो होता है वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, जो हमको ये रेजिस्टेंस कर रहा है बॉडी को डिफॉर्म होने में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन रोकने के लिए जो इंटरनल फोर्स लग रहा है और जो एरिया लग रहा है, एरिया ऑन विच फोर्स, जो एरिया फोर्स जहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इज कंसिडर। तो इसको बोल देंगे हम स्ट्रेस बोलेंगे। तो जनरली हम इसे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारा एफ है और एरिया जो है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी लग रहा है जिस एरिया में, जनरली एफ इक्वल टू पी होता है तो पी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्ट पी ले लिया तो किसी को समझ में नहीं आता भी ये एफ था तो ये पी कैसे आ गया। पी इसलिए आया क्योंकि एफ जितना ही फोर्स पी लगा रहा है, इसलिए हम दोनों को इक्वल मान लेते हैं। तो एफ को हम जनरली न्यूटन बोलते हैं, एरिया को मीटर में। अगर हम इसको एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं हम पास्कल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई न्यूटन पर। तो इसी प्रकार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। अगर मीटर को हम में चेंज करेंगे तो में चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कहीं ना कहीं 10,000 सेंटीमीटर होंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर, तो 1 मीटर तो 10,000 सेंटीमीटर। तो 10,000 को अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है तो कहीं ना कहीं 3 और 3 6 मिलीमीटर होंगे। तो 10 की पावर 6 मिलीमीटर होंगे। तो न्यूटन पर मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 न्यूटन 10 की पावर 6 पास्कल।
ये होगा पास्कल को लिख रहे हैं, पास्कल न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मिलीमीटर चेंज, तो 10 न्यूटन पर मिलीमीटर बराबर होता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁶ पास्कल। न्यूटन पर मीटर को हम बता दिया हमने कि पास्कल बोलते हैं। इसी प्रकार एक किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, जिसकी बात 10⁹ पास्कल बोलते हैं। किलो न्यूटन मतलब 10⁻3, तो 3 और कहीं ना कहीं इसमें जोड़ेगी तो 10⁹ हो जाएगा, तो 10⁹ पास्कल्स होता है। ये समझ में आ गया। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो भी हमने एरिया ऑन यूनिफॉर्म फोर्स विच कंसीडर यूनिफॉर्म फोर्स, तो ये आपको समझ में आएगा। यूनिफॉर्म फोर्स क्या समझ में नहीं आ रहा कि यूनिफॉर्म फोर्स क्या ले रहा है। पहली बात तो ये हम देखेंगे कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे ये मटेरियल है, या तो आप कौन सा एरिया आप इससे आपको स्ट्रेस किधर चाहिए। आप चाहोगे कि कोई मटेरियल बने तो उसका स्ट्रेस कम से कम हो ना। आप डिज़ाइन उसको कैसे करेंगे कि जहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो, जहाँ एरिया मैक्सिमम जहाँ स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करोगे आप, स्ट्रेस कम करने के लिए कहीं ना कहीं आप डिज़ाइन इस तरह से करोगे कि एरिया मिनिमम हो। एरिया मिनिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा, और फोर्स मिनिमम होगा तो अपना स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो मटेरियल के ब्रेक होने की संभावना कम होगी। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्ट्रेस होने से कहीं ना कहीं वो क्रैक हो ही जाता है ना। तो वही चीज़ है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए हम एरिया यूनिफॉर्म लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम एरिया इस टाइप से लेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एरिया ये एरिया ज़्यादा होगा। अगर हम इसी चीज़ को हम मिनिमम कर लेंगे तो हम सीधा लेंगे तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, तो हम कम एरिया लेंगे ताकि हमारा स्ट्रेस कम से कम हो। तो ये चीज़ हमने आज स्ट्रेस में समझ में, आपको स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में आता मैं वापस समझा दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस होता क्या है ये चीज़ हम समझेंगे। तो स्ट्रेस भी मतलब कि 2 टाइप से होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है। टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हो इस ऑडियो को स्लो करके। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग फ़र्क क्या पड़ रहा है इनमें। तो स्ट्रेस का मतलब तो वही होता है कि भाई फोर्स अपॉन एरिया, बस यहाँ फ़र्क ये पड़ जाएगा कि हम एरिया कौन सा ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं या ओरिजिनल ले रहे हैं। दो, अगर फोर्स अपॉन एरिया अगर इंस्टेंटेनियस लेते हैं तो हम इसे बोलेंगे अपने ट्रू स्ट्रेस बोलेंगे। और अगर हम एरिया ओरिजिनल ले रहे हैं तो इसे बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी कि ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। एरिया ओरिजिनल, आपने सुना होगा कि कोई भी आदमी है रेस कर रहा है और फिक्स जाता है और साथ में दोनों आदमी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एट द एंड में कोई ना कोई रिंग पहले निकाल देता है। दोनों इतना नज़दीक होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन पहले क्रॉस किया। तो इसी को के लिए हम फिर रिकॉर्डिंग देखते हैं भी उस टाइम पर कितने सेकंड में उसने उस रस्सी को पार किया। तो उस पर्टिकुलर टाइम को देखते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम में वो चीज़ कितना पार हुई। तो इसी चीज़ में देखते हैं कि हम इसमें एक पर्टिकुलर एरिया देखते हैं कि हाँ भाई ये पूरा है, तो इस एरिया में कितना हो रहा है, इस एरिया में कितना स्ट्रेस हो रहा है, इस एरिया में इतना स्ट्रेस हो रहा है। और हम ओरिजिनल स्ट्रेस में नॉर्मली हम एक एवरेज कंसिडर करते हैं कि हमें स्ट्रेस यहाँ पे है तो इसका फोकस करते हैं कि इसमें ही अपन स्टडी करेंगे। तो जनरली इतना
इंस्टेंट हर एक मटेरियल के लिए हर एक जगह पर स्ट्रेस कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ओरिजिनल स्ट्रेस सही रहता है स्टडी के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो जनरली इस टाइप ऑफ स्ट्रेस होते हैं दो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक होते हैं ट्रू स्ट्रेस। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें स्ट्रेस के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। हम उसमें नॉर्मल पढ़ेंगे, शेयर होंगे। नॉर्मल और शेयर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं अच्छी राइटिंग में लिखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। बट मैं आपका कुल मिलाकर मुझे इसको बेसिक क्लियर करना है। बेसिक ज़रूरी है, बाकी आप नोट्स तो ले ही सकते हो कहीं से भी, तो बुक मिल जाएगी आपको, बुक में अवेलेबल है सब चीज़। बस आपको उसका बेसिक समझना है। बेसिक अगर समझ गए तो आपको लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ अब विदा लेते हैं। थैंक यू। और कैसा लगा लेक्चर ये भी बता देना। थैंक यू।